अब्बास अकबर अली, चेयरमैन अमरेली स्टील। सर, ये जो नंबर इस वक्त आए हैं पाकिस्तान में, जो आपका रियल जीडीपी ग्रोथ जो आई है, और इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली 1.2% की ग्रोथ, और पीछे हम देख के आ रहे हैं कि -3.7%, यानी बहुत ही बुरा हाल था। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत बेहतर हुआ, या अभी भी एक दलदल है जिसके अंदर पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो धंसा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिल्कुल दलदल में फंसा हुआ है और मज़ीद दलदल में फंसते चले जा रहा है। इसलिए कि इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खास करके स्टील इंडस्ट्री की 20 से 30% से ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ लोग की 40% है, उसकी वजूहत और कुछ है। मगर जो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड है और फुल्ली क्या नाम है टैक्स पेइंग जो सेक्टर है, लाइक द पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसी हमारी है, तो वी आर ऑपरेटिंग एट वेरी लो कैपेसिटी बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, बिकॉज बिजली के रेट डबल हो गए हैं, ये क्या ना गैस का रेट दुगना तिगना हो गया है। और जो मोस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो फेक इनवॉइसेस और फ्लाइंग इनवॉइसेस का है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री अपने आप को बचा नहीं चाह रही है। दूसरी बात यह है कि फाटा फाटा का इशू है, जिसकी वजह से अरबों खरबों खरबों रुपए क्या नाम है जो है रेवेन्यू का खसारा हो रहा है। सेकंड पॉइंट इज स्मगलिंग फ्रॉम द लैंड रेवेन्यूज। हमने इनको सजेशन दिया है कि जी आप लोग जो है जो सेंसिटिव आइटम्स है लाइक स्टील जिसकी कैपेसिटी हमारे पास है और हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से लाने की, उसके ऊपर आप कुछ ना करें, सिर्फ लैंड बॉर्डर से बंद कर दें और उसको सी रूट से अलाउ कर दें। सी रूट तो स्मगलिंग का जो उलझन है कम से कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि फिजिकल स्पेस ना होना एक अलग मसला है, लेकिन ये जो पॉलिसी करेक्टिव मेजर्स की आप बात कर रहे हैं, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इनको पहले एड्रेस किया जाना चाहिए। देखिए ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। ये बहुत दफा हमने उनको एफबीआर को, मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर्स को, सबको लिखते आए। लेटेस्ट हमारी मीटिंग हुई थी कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमारे औरंगजेब साहब से और चेयरमैन एफबीआर साहब से और दूसरे लोगों से जो हमारी पूरी स्टील इंडस्ट्रीज के सामने बैठी थी। हमने उनको लिख के दिया है कि अगर आपको इंडस्ट्री को सही करना है तो आपको ये इकदाम करने पड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। और नहीं, तो सिर्फ क्या रेवेन्यू, उनका जवाब क्या था सर फिर इस पे? उनका जवाब जनाब जो होता है ना वो यही होता है कि जी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। तो हम तो देखिए, औरंगजेब साहब इज अ वेरी नाइस एंड अ प्रोफेशनल मैन, बट प्रॉब्लम यह है कि उनके तरफ जितने भी इदारे हैं वो जैसे कि एफबीआर है, सब है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है वो तो क्या नाम है बजट से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। वो हम्म। तो उनको तो बैठकर हमारे साथ बात करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो ठीक है। नहीं नहीं, कर वो रहे कल हैं। कल तारीफ कर रहे थे ना, केयरटेकर गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने मेजर्स लिए थे, करेक्टिव मेजर्स लिए थे, और जिस तरीके से स्मगलिंग को रोका था, डॉलर के हवाले से जो है वो डंडा उठाया था। तो ये चीज़ें, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं करती, इन सारी चीज़ों को सही क्यों नहीं किया जाता? चले, बुनियादी सवाल ये पूछ रहा हूँ सर मैं, कि जब सबको पता है कि इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये 8-10 इकदाम हैं, तो ये सही क्यों नहीं किए जाते फिर? सर एक तो नंबर है कि हमारी जो वी हैव गॉट मॉरल बैंक्रप्सी, इसलिए कि हम मुल्क का अच्छा नहीं चाहते हैं। मुल्क का अच्छा चाहना, नियत करना, पॉलिटिकल विल और इकोनॉमिकल विल होनी चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को जब तक क्या नाम है मुनाफा या वेल्थ क्रिएशन करने नहीं देंगे और सिर्फ क्या नाम है उनको चोर कहेंगे, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। हम्म। जो टैक्स पे कर रहे हैं कम से कम उसकी तो इज्जत करें आप। हम्म। आज ठीक है। फैक्ट्री और बंद ये बुनियादी वजह है सर कि पाकिस्तान में टाटा नहीं बनता, आज कोई हमारी बिरला नहीं बनता, अंबानी नहीं बनता पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी हमारी कभी इसमें नहीं फिर। बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, इसलिए कि क्या नाम है जो हमारी सोच है वो बिल्कुल सही नहीं है।
वो हमें सोच अपनी अपनी किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और हमें बिल्कुल डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, डीप, वेरी डीप एंड सर्जिकल। ये हम लोग अभी तक कॉलोनियल स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। ठीक व्हाइट है, साहब मैं चले मैं गए, रख सर मैं ब्राउन रखता हूं इस के पॉइंट को जरा साथ अंजुम निसार साहब के सामने रखता हूं। अंजुम साहब, इस वक्त हम उसी कॉलोनियल सोच के साथ हैं, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है वो पैदा नहीं होता। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में एक बड़ा उसके साथ जो बिजनेस कर भी रहा है उसके साथ एक बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होता है। आप ये बताइए ये सोच कितनी खतरनाक है, और जो करेक्टिव मेजर्स केयरटेकर गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कल खुद फाइनेंस मिनिस्टर एट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, तो उनका कंटिन्यूएशन कितना जरूरी है? हम क्यों नहीं करते गुड गवर्नेंस के ऊपर काम? इमरान भाई, आज अगर अब्बास भाई 75 साल बाद इनकी सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते चले गए, बड़ी कोशिश है। मैं इनको कब से देख रहा हूँ, कोई 1980s अर्ली 80s से। अगर इनका आज ये हाल है, आज के मुंह से बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट करने ही नहीं दी जा रही। जिस गाय ने दूध देने वो ब्लीड कर रही है। तो वो कहाँ से, जब ये सोच ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है, वो इनोवेटिव, मैंने कहा ना, मेजर्स ही नहीं है। तो आप जब ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग हैं। आज आपने अंबानी और अडानी की बात की, ये दो बंदे इज इक्वल टू मिलके पाकिस्तान की जीडीपी, इनकी कंपनीज की जीडीपी भी इज इक्वल टू पाकिस्तान। दो बंदे इज इक्वल टू 25 करोड़ बंदे। तो क्या वजह है? वहां पे एक टोटल सोच अलग है। हम कहते हैं नहीं, इंडिया चूंकि दुश्मन है, उनकी बातें ना की जाए। भाई, उनकी अगर पॉजिटिव बातें आप लेने तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आज इंडिया और चाइना का आप देखते हैं, देखें ना हमारी रीजनल ट्रेड है, इंडिया और चाइना की दुश्मनी है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन आज इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, चाइना है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। 150 बिलियन की सर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। काउंटर नंबर 5 पे जाएं। सर सामने काउंटर पे चलें। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और एफपीआर, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1 2 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। ओह नो, कजन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे। अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आर्म पैड के मुकाबले 1 2 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। I can do this. I'm stronger. और कोई चॉइस ही नहीं। ये क्या, ईद की दावत की इतनी नर्वसनेस? ये रहा तुम्हारा Wheat Pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera, and shea butter extracts to give smooth and moisturized glowing skin. Choose Pure. Just sweeter. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। Glow and Lovely Serum Cream. पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लाइफ
जो जिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। वेलकम बैक। अब्बास अकबर साहब, बात ये कि ये बजट कहा जा रहा है कि प्री रिक्विजिट है, प्रायर एक्शन है आईएमएफ प्रोग्राम का, और जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो ग्रोथ स्टोरी ज़रा साइड में होती है, स्टेबलाइजेशन होती है वहाँ पर। तो इस स्टेबलाइजेशन के अंदर जब ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आप ओवरऑल इकोनॉमी को कहाँ पर दिखेंगे? अभी तो बेल्ट और टाइट होगी सर। सर मैं इसके अंदर में अर्ज करूंगा, सब लोग की तवज्जो लाऊंगा दो चीज़ों पर। हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी जब हम टैक्स नेट को बड़ा करेंगे, गहरा नहीं करेंगे, जिससे ले रहे हैं उसी को नहीं दबाएंगे, गहरा नहीं करेंगे, उसकी जाल को बिछाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे। अगर 100 बिलियन का सर बिल्कुल आता हूं उस पॉइंट की तरफ, लेकिन खबर यह है कि विफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। जो इस वक्त तजवीज़ किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा, जो बजट इस वक्त रखा जाएगा असेंबली के सामने, विफाकी काबीना ने उसको मंजूरी दे दी है। तो ये इस वक्त अपडेट्स हैं। आपसे कुछ देर में वज़ीर ख़जाना जो हैं वो बजट पेश करेंगे। आज यकीनी तौर से आदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, तखमीना जो है वो लगाया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर बहस होगी और आगे चल के पार्लियामेंट से इसको मंजूर किया जाएगा, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर 1 जुलाई से होगी। तो एक लंबा सेशन जो है वो चलेगा। लेकिन इस बीच अब्बास अकबर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि किस तरीके से वे आउट क्या होगा, स्टेबलाइजेशन कैसे आएगी। सर प्लीज़। उस तरीके से आएगी कि पहले तो हमें जो टैक्स नेट जो है उसको क्या नाम है वाइडन करना पड़ेगा, गहरा नहीं करना है। गहरा करने से मतलब ये है कि जो टैक्स दे रहा है उसी पे बोझ डालें। आपको टैक्स नेट में जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उन लोगों को टैक्स में लाना है। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जिसको देना चाहिए जितना वो नहीं दे रहे हैं, नंबर 1। और जितने अगर सपोज 500 बिलियन अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो उसके सामने 100, 200, 300 बिलियन गवर्नमेंट को अपना खसारा भी कम करना पड़ेगा। अगर जब तक क्या नाम है जितनी आपकी आमदनी है और उससे ज़्यादा आप खर्चा करेंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम में आएंगे। किसी न किसी से तो कर्जा लेने पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स कि यू कैनॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग, सो यू हैव टू स्पेंड ओनली दैट अमाउंट विच यू आर अर्निंग, and you have to cut back all unnecessary expenditures, and everybody's salary in the government must be monetized and it must be controlled. You cannot have uncontrolled कि जी 10,000 टीचर ले लिए, 50,000 क्या नाम है क्लर्क्स ले लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ये ऐसे नहीं चलता है। हमारे पास कोई सोने की खान नहीं पड़ी हुई है। ठीक है सर, आपके पॉइंट को, आपके इसी पॉइंट को जरा अंजुम निसार के सामने रखूंगा। अंजुम भाई, बात सारी ये है कि इस मरतबा भी हमेशा की तरह इस मरतबा भी फोकस्ड है कि आपका टैक्स रेवेन्यू किस तरह से बढ़े, लेकिन अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि हमें अखराजात किस तरह कम करने, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, कोई करने को तैयार नहीं है। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो हर किसी को बांटती फिरती हैं। कोई ऐसी बात है जो अनोखी बात जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती। एक बड़ी बेसिक अब्बास भाई ने बात की है, बड़ी राइटली है कन्वेड दिस कि अगर एक आम आदमी अपने ऑफिस में आप खुद अपने पे अप्लाई कर लें, अगर आपकी हमारी इनकम कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं कभी आपसे कर्जा लूँगा, कभी अब्बास भाई से लूँगा, कभी आपके किसी और स्टाफ से लूँगा, तो नतीजा वही होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। उसका अगर बड़ा एक फोकस में हम कर लें तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू मेजर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर को आप किल करते चले जाएंगे। अब अब्बास भाई का मैं फिर चूँकि सामने बैठे हैं, देखें ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक मुल्क है, इतने एक्सपीरियंस और टैक्स पेयर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप मारते चले जाएँ और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप बढ़ाते चले जाएँ। आप नॉन फाइलर्स को
5%, 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा लेंगे, उसका हल ये नहीं है। आप उन नॉन फाइलर्स को बजाय कि आप उनको नेट में लाएं और आप रेवेन्यू सोर्सेज करें, आप प्रोडक्शन को बढ़ाने दें, जहां से रेवेन्यू आएगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर आज भी कहते हैं ठीक है 1.5% कम हुआ है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं एक आम आदमी को 24% पड़ता है, 20% 20.5% स्टेट बैंक का प्राइम डिस्काउंट रेट है, तो 24% में दुनिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है इन हालात के अंदर जहाँ का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो और आपकी एनर्जी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो। एनर्जी कॉस्ट का मेरे कई दोस्तों से इंडस्ट्रीज हमारे चैम्बर के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, चीखते हैं, वो कहते हैं खाली मीटिंग इस तरह हम जो मीटिंग्स होती हैं हमारी कंपनी में अब मार्केटिंग साइड पे नहीं होती कि मार्केटिंग सेल कैसे बढ़ाई जाए, ये होता है कि हम एक्सपेंसेस हमारी ये बिजली की कॉस्ट ये कैसे कवर हो, कैसे तो बचाई ये जाए। और एक बहुत बड़ा इशू है आपका जो बजट का एक और जो बड़ा फैक्टर आप देखें हमारे मुल्क में कैसे हम ग्रोथ लाएंगे जब आपके पास एजुकेटेड कॉम नहीं है। टोटल एजुकेशन पे आप 1.5% लगाते हैं और हेल्थ पे लगा रहे हैं 1%। जब हेल्दी कॉम नहीं होगी, पढ़ी लिखी कॉम नहीं होगी, ज़ाहिर सर उसमें तो सूबों का भी कसूर है ना, क्योंकि ये आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप जरा अब्बास साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, आपने कहा कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, उसको गहरा मत करें। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो बैठी एग्रीकल्चर लॉबिस्ट है जिनका इस्तेकाक मजरू ना हो, तो जरा उनको भी आप एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर, आमदन के ऊपर टैक्स लगाएं, होलसेल रिटेल ट्रेड के ऊपर भी लगाएं, रियल इस्टेट के ऊपर भी लगाएं। कौन लगाएगा सर? देखिए इंडस्ट्री जो है 74% टैक्स देती है, 22% के नाम है इकोनॉमी जीडीपी का अच्छा हरफ है, और वो क्या नाम है 74% दे रही है, और बाकी सब सेक्टर्स भी आप देखें ना होने के बराबर है। तो लिहाजा जब तक हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, और कलेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द विल हैज टू बी देयर कि हमें लेना है टैक्स। कैसे लेना है वो टैक्स कलेक्टर का क्या नाम है काम है, उनसे लेना है, नहीं तो वो घर सर टैक्स कलेक्टर की तो अपनी कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, वो स्टेट के ऊपर लगी हुई है। टैक्स कलेक्टर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में आपका जो कंपोजिशन है टैक्सेस का अराउंड 64-65% इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड रेस्ट ऑफ 33-35% जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो टैक्स कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में। नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर रहा। और मैं आपको दो चीज कहूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री को और मजीद मारेगा, ये जो फाइलर नॉन फाइलर के रेट्स और बढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, और सेल्स टैक्स जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर जो मजीद क्या नाम है हमें विथहोल्ड करना पड़ता है। ये विथहोल्डिंग टैक्सेस फाइलर नॉन फाइलर, ये अनोखी बात है इस मुल्क के अंदर में। सिर्फ विथहोल्डिंग टैक्स होता है सिर्फ सैलरी क्लास के ऊपर में पूरी दुनिया में, बाकी कौन सी जगह क्या नाम है जो है हर जगह क्या नाम है विथहोल्डिंग करते ही जाए। वो डॉक्यूमेंटेड कंपनी करती है, दूसरे लोग नहीं करते हैं, हम लोग सर एक पॉइंट मुझे समझाइएगा अब्बास भाई, एक पॉइंट मुझे ये बताइएगा, फर्ज करें आप फाइलर से ले रहे हैं 1 रुपए और नॉन फाइलर से ले रहे हैं आप 3 रुपए, ठीक है, और ये आप इस नियत के साथ कर रहे हैं कि नॉन फाइलर डिस्करेज हो और वो फाइलर बने, पॉइंट इज। लेकिन वो जिससे आप 3 रुपए ले रहे हैं वो कहता है कि जनाब 3 की जगह 4 रुपए ले लें, लेकिन मुझे टैक्स नेट के अंदर नहीं आना। तो रेवेन्यू का साइज जो है वो नॉन फाइलर की तरफ से ज्यादा आपको मिल रहा है, फिर एफबीआर जो है वो किसके साथ ज्यादा खुश होगा, फाइलर के साथ या नॉन फाइलर के साथ? नहीं, देखिए आमिर सुल्तान साहब, आप मुझे बहुत दिनों से जानते हैं। मैं जाता हूं बाजार में अपनी फैक्ट्री के लिए एक बैरिंग खरीदने, ठीक है, जो मुझे मशीन के लिए चाहिए रिपेयर के लिए, वो बैरिंग जो है वो नॉन फाइलर है। अच्छा फाइलर है तो उसके वो बोलता है कि नहीं जी हमें तो कैश में बेचना है, आप अपने 9% लगाना है 9% लगा लीजिए, और विथहोल्डिंग क्या नाम है आपको जितना लगाना है लगा लीजिए, मगर आपके खाते में लगाइए, हमारे खाते में नहीं लगाइए, हमें तो कैश पैसे चाहिए। पहले तो हमें कैश इकोनॉमी को खत्म करना होगा, सही, पहले कैश इकोनॉमी को खत्म करना होगा। ये सबसे ज्यादा क्या नाम है जो है प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में कि इतने सारे रुपए कैश में चल रहे हैं, ठीक है, और इसको पहले खत्म करना होगा। ठीक है सर, आपकी थॉट्स यकीनन आपकी थॉट्स वो थॉट्स हैं कि जिसमें बहुत पूरी उम्र का तजर्बा जो है इस मुल्क में इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आप ये बात कर रहे हैं, आपकी बातों में बड़ी सच्चाई है।